नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और आपका परिवार भी बेहतर होगा। आज हम बात करेंगे जीके और ईवीएस के मिले जुले प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाले यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है। तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ए ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो जो पूरे भारत में पर्यावरण प्रदूषण को इफेक्ट करने वाली घटनाएं हैं उनका जो मापन करती है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ किया है। तो हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य बना है पंजाब। डी ऑप्शन एकदम सही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस योजना का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा, हरित गृह कृषि योजना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। तो जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत स्थल है वो है भोज आद्र स्थल, डी ऑप्शन। अब बात आई है रामसर कन्वेंशन की, तो बता दें कि रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था, जो कि 2 फरवरी को मनाया गया था। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आप जो देखते हैं दलदली भूमि के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है रामसर सम्मेलन, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित हुआ है। तो 2003 चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। बात आई है जैव विविधता की, तो बता दें 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है। तो जो नागोया प्रोटोकॉल है वो भी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता से संबंधित है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में किसे भारत में जैविक विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो जो भारत में हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है वो है पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है जैविक विविधता के हॉट स्पॉट की, तो बता दें कि हॉट स्पॉट की बात सबसे पहले नामर मायर्स ने की थी, याद रखिएगा। नामर मायर्स जो कि हॉट स्पॉट के जन्मदाता माने जाते हैं, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो वो होता है गहरे सागर में। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो जैव ईंधन है वो जो है कथन सत्य है नहीं पूछ रहा है। तो जैव ईंधन जो लागत जो है वो प्रभावी होता है, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है। तो जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है वो पौधे हैं। अब बात आई है नवीकरणीय की, तो बता दें जिस ऊर्जा का हम बार बार प्रयोग करते रहें, जिसका क्षय जल्दी ना हो या हो ना, वो नवीनीकरण है। और जो ऊर्जा का हम दोबारा उपयोग ना कर पाएँ वो अनवीनीकरण है। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये अनवीनीकरण के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। तो जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है वो है सौर ऊर्जा। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो जो हाइड्रोजन है ये पर्यावरण के लिए ज़्यादा खतरनाक या नुकसानदेह नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन हाइड्रोजन एकदम सही जवाब है इसका। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोजन।
एकदम सही है, अभी बता चुका हूं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो धारणीय विकास की बात आई है तो जल विद्युत जो है वो सबसे अच्छा स्रोत है भारत में, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो जो सर्वाधिक संभाव्यता वाला है वो है सौर शक्ति, यानी कि सूर्य द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली एनर्जी। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखता है? तो मिजोरम जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जो अजैविक घटक नहीं है वो है सी, कवक, फंजाई। ये अजैविक घटक नहीं, ये एक जैविक घटक है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? 2003 चेन्नई में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, उपरयुक्त सभी। तीनों ही ऑप्शन एकदम सही हैं। जैव विविधता के नाश के कारण तीनों ही हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन से हैं? तो वायुमंडलीय संतुलन के जो लिए आरक्षित होते हैं वही जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कहलाते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? तो लवणी आर्द्र भूमि जो है वो गुजरात में पड़ती है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये जो है सबसे अधिक संकटापन्न की श्रेणी में है। और संकटापन्न या विलुप्त प्राय जंतुओं के लिए जो रेड डाटा बुक है इसका जो विमोचन करती है संस्था वो IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने में निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो उसे हस्तपरक गतिविधियां अनुभव कराने पर बल देंगे, ताकि बच्चा जब खुद करके सीखेगा तो वो अधिक जिज्ञासु, कल्पनारत और क्रिएटिविटी थिंकिंग को, एबिलिटी को अपने डेवलप्ड कर पाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करें अगले प्रश्न की। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो पूछने का उद्देश्य है वो है शिक्षार्थियों में कल्पनापरक और चिंतापरक कौशलों का विकास करना। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करें अगर अगले प्रश्न की। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों के समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो जो टीचर है उसने उस प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, इसलिए बालक जो है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर बेसिस में समझ नहीं पाया। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 3 के विद्यार्थी को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों की वांछित जानकारी हो सकती है? तो जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृति में विद्यार्थियों को उनके घरों से भोजन बनाएं। सबका टिफिन आप देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने क्या लाया, आप क्या खाए। तो इस तरह जब उनके सहपाठियों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो वही सबसे सही आंसर होगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शालिनी ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विज्ञान ज्ञान दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना दी। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? मतलब कौन सा ऑप्शन इस भ्रमण के लिए दौरान नहीं होना चाहिए, कौन सा गलत है?
तो आप दिन भर का पूरा बस्ता जो लेकर आएंगे ये गलत है, क्योंकि भ्रमण के दौरान दिन भर के बस्ते का कोई काम नहीं। एक डायरी और एक पेन होनी चाहिए नोटबुक के रूप में। जो भी पॉइंट है आपको अच्छे लगे भ्रमण के दौरान उसको नोट करते चलिए, इसीलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर की ईबीएस अच्छी ईबीएस पाठचर्या में शामिल होनी चाहिए, तो अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है? तो जो कहानियों को सम्मिलित करने का मेन कारण है वो है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन कर लेना, ताकि बालक कहीं उबाऊ न बन सके। उसे खेल खेल में हमें एजुकेट करना है, शिक्षा देना है। ये थे आज के पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।